बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी धीरे धीरे रे मना। बुधवार के दिन आज मृणाल दोपहर के 3 बजे भी घर में ही थे। आज ऑफिस की छुट्टी भी नहीं थी और मृणाल की तबीयत भी ठीक थी। फिर हफ्ते के बीचों बीच दोपहर में मृणाल के दफ्तर न जाकर घर में रहने की जो वजह थी, उसके कारण उनकी पत्नी आशा बेहद उलझन में थी। 2-3 बार उनके आसपास किसी न किसी बहाने से आकर ये पूछ लेती कि उन्हें कहीं बाहर जाना है कि नहीं, अपनी रिपोर्ट्स लेने जाना था ना आपको। लेकिन मृणाल का मन इस सब में कहाँ था। वो आशा की हर कही बात को अनसुना करके अपनी ही धुन में रमे थे। मृणाल की इस अनसुनी से आशा के मन में उपज रहा टेंशन उनकी हर बात में साफ पढ़ा जा सकता था। मृणाल ने कहा, रिपोर्ट्स भी ले आऊंगा, तुम जानती हो ना कौन आने वाला है। मैं जानता हूं उनके आने को टालने के लिए बार बार मुझे घर के बाहर भेजना चाह रही हो। प्लीज अपना मन अच्छा रखो। देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करोगी तो इतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हल्के धानी रंग की साड़ी पहने आशा अपने तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट से सोसाइटी के पीछे गुलमोहर के फूलों से लदे पेड़ को तकते हुए मृणाल की बात सुन रही थी। बाहर हो रही हल्की बूंदाबांदी और मन के अंदर बरस रहे मेघ आशा को मृणाल की सोच से दूर कर रहे थे। कुछ देर चुप रहकर आशा बोली, किस बात का हर्ज है, जिसे चाहे बुलाइए। और हाँ, जब इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया था तो अब हर छोटी बात क्यों पूछते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं कि नहीं मिलना है मुझे किसी से। इतना कहते कहते नम आंखों से आशा सामने दीवार में टंगी तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर उनके बेटे सुहास की थी। 10 महीने पहले 17 साल के सुहास की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत से उसकी हंसी और मुस्कुराहटें महज तस्वीरों में कैद होकर रह गई थीं। बेटे को दोनों ने ही खोया था, मगर सुहास की मौत के समय उसकी आंखें दान कर देने के एक तरफा फैसले से मृणाल आशा से भी दूर हो गए थे। बेटे के गम से आशा को उबार लाने की मृणाल की कोशिशें धीरे धीरे नाकाम हो रही थीं। अंततः उन्होंने वो करना चाहा जिसके लिए आशा किसी भी तरह से राजी नहीं थी। मृणाल आशा को उस चेहरे से मिलाना चाहते थे जो सुहास की आंखों से रोशन था। आज मृणाल और आशा का घर उसी अजनबी के आने की आहट से उथल पुथल में था। अभी मृणाल आशा को मना ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। वो अजनबी अब दरवाजे पर था। वो इम्तिहानों के दिन थे और सुहास का फिजिक्स का पेपर था। इम्तिहान के दिनों में छुट्टी जल्दी हो जाया करती थी, तो सुहास ने मृणाल और आशा को बता रखा था कि वो दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में घर आ जाया करेगा। उस रोज सुहास के जाने के बाद आशा इस जुगत में लग चुकी थी कि कब बेटा घर लौटे और कब वो उसकी पसंद का खाना टेबल पर सजाकर परोसें। और तो और उस रोज मृणाल भी कहने से नहीं चूके थे, लगता है कुछ खास खाना हो तो दोबारा इम्तिहान देने पड़ेंगे। हाँ, ये कहकर वो मुस्कुराते हुए दफ्तर के लिए निकल गए थे और आशा फिर गुनगुनाती हुई रसोई में मगन हो गई। दोपहर के 2 बजने को थे, लेकिन सुहास नहीं लौटा था। आशा के मन में आया कि एक बार फोन कर लें, लेकिन फिर सोचा कि बच्चे आपस में पेपर मिलाने लग गए होंगे या रास्ते में ट्रैफिक भी रहा होगा, तो थोड़ा आश्वस्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे 2:30 और फिर 2:45 हो गए तो आशा को फिक्र होने लगी। और तभी अचानक मृणाल का कॉल पाकर आशा बिना कुछ सुने ही बोलने लगी, अब तक सुहास पेपर देके नहीं आया है, फोन भी नहीं मिल रहा है, आप भी देखिए तो। मृणाल ने जवाब में बस इतना ही कहा, हाँ सुनो, मेरी बात हो गई है, मैं आता हूँ घर कुछ देर में, तुम फिक्र मत करो। मृणाल के लिए दरवाज़ा खोलते ही आशा ने अपने निश्चिंत अंदाज में कहना शुरू कर दिया, आप लोग भी ना, एक पूरा दिन दफ्तर में, एक किताबों में, दोस्तों में, हैं? एक ही सांस में सब कुछ कह गई थी आशा। और मृणाल थे कि जैसे
दरवाजे पर ही जम गए थे। आशा चुप हुई और मृणाल के कुछ कहने के इंतजार में रुकी और फिर बोलने लगी, दोपहर से शाम कर दी, अब क्या रात तक यहीं खड़े रहेंगे? उन्होंने रसोई की ओर जाती आशा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रुकने को कहा। सुनो। आशा मृणाल की ओर पलटी तो देखा मृणाल की आंखें आंसुओं से तर थीं। वो समझ नहीं पाई, क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? सुहास कहाँ है? मृणाल ने कहा, सुनो, अस्पताल चलना होगा। अस्पताल? अस्पताल क्यों जाना है? अब बताएंगे भी, सुन भी रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रही हूं। आशा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, सुहास हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया था, अब चलो प्लीज। फटाफट घर के दरवाजे पर ताला लगाती आशा कहाँ जानती थी कि घर की तमाम खुशियों को हमेशा के लिए विदा करके जा रही थीं। अस्पताल में घुसते ही मरीजों, तीमारदारों, आला लटकाए डॉक्टरों, सफेद साड़ी और सर पर कसा हुआ जूड़ा बांधे हुए नर्सों की कतार को चीरती हुई आशा बदहवास सी हर कमरे के दरवाजे पर रुक रही थी। सुहास को बैंडेज में लिपटा हुआ या फिर इंजेक्शन लगवाता हुआ देखने के लिए अपने मन को पूरे रास्ते तैयार करती हुई आई थी। वो कहाँ है सुहास? आशा का हैरान मन आशंकित हो चला था। ये सुनते ही मृणाल अस्पताल के कॉरिडोर में फूट फूट कर रोने लगे। बोले, किनारे वाले रूम में। पति की बात सुनते ही आशा किनारे दाईं ओर बने हुए कमरे की ओर भागी। कमरे में मृणाल के दफ्तर के एक दो साथी पहले से ही मौजूद थे। सामने बेड में सुहास, आंखें बंद और नाक में रुई के फाहे। भागकर उसके शरीर को आशा जोर जोर से झंझोड़ने लगी। वो शरीर जो अब ठंडा पड़ चुका था, उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों से मलती आशा सुन्न थी। मन ही मन में उस सुबह को, बीती रात को कितनी बार अपने तरीके से रिवाइंड कर चुकी थी। वो सुहास का हाथ अपने हाथों में लिए आशा गश खाकर गिर पड़ी। जीवन का सबसे बड़ा आघात उन्हें लग चुका था। वो बेटा जिसके कोमल हाथों का पहला नरम स्पर्श अस्पताल के कमरे में 17 साल पहले उन्हें हुआ था, उन हाथों का यूं पत्थर हो जाना सहन नहीं कर पाई थी वो। हर पिता की तरह मृणाल ने भी सुहास की पैदाइश से अब तक अपने परिवार के लिए सिर्फ ऐसे ही भविष्य की कल्पना की थी जिसमें बेशुमार खुशियां थीं। सुहास की नौकरी, शादी, यहाँ तक कि उसके बच्चों तक के ख्वाब थे और आज सुहास के स्थिर शरीर के सामने वो तमाम पल भुरभुराते हुए बिखर रहे थे। कमरे में किनारे रखी कुर्सी में मृणाल जैसे धंस कर बैठ गए थे। मन में बहुत उथल पुथल थी। हर बीतते लम्हे में वो सिर्फ ये सुनना चाहते थे कि कोई आए और उन्हें इस बुरे सपने से बाहर ले जाए। अफसोस कि यह हादसा सच में हो चुका था, उनके खुद के साथ। एक ओर सुहास का पार्थिव शरीर और दूसरी ओर बेसुध आशा। न जाने उनके मन में क्या आया कि अचानक कमरे के बाहर गए और डॉक्टरों के कमरे की ओर बढ़ चले। थोड़ी देर बाद वो कुछ कागजों पर साइन कर चुके थे और डॉक्टर उनसे कह रहे थे, वी नो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपने जो फैसला लिया है, इट्स नॉट इजी मृणाल जी। जिस लम्हे में आशा को बेटे के गम ने तोड़ दिया था, उसी लम्हे में मृणाल ने सुहास से एक बार फिर जुड़ जाने के लिए एक अहम फैसला ले लिया था, उसकी आंखें दान करने का। अस्पताल के कर्मचारी सधी स्पीड से एक लयबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज आई, ओटी ले चलिए, हरी अप। डॉक्टर मृणाल से सुहास की आंखों की बात कर रहे थे और फिर पलटकर मृणाल से बोले, ये प्रोसीजर हमें जल्दी पूरा करना होगा। मृणाल ने डॉक्टर की बात समझते हुए हामी भरी और उनसे ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा। डॉक्टरों की टीम जब सुहास की ओर बढ़ी तो आशा अपना आपा खो बैठी। आपको हो क्या गया है? आप जानते हैं कि क्या बीतेगी हमारे बच्चे पर? रोकिए ना इन सबको। आशा ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर चीखते हुए मृणाल से कहा और कहते कहते फिर होश खो बैठी। अगले 3 घंटों में सुहास की आंखों की रोशनी दान में देकर मृणाल अपने बेटे को अंतिम विदाई के लिए घर ला चुके थे। वो एक ऐसी लंबी रात थी जिसके बाद उस घर में सुबह कभी आई ही नहीं। सुहास जा चुका था। अपने पीछे एक उदासी, दर्द
और बेशुमार तकलीफ की छाया छोड़कर। मृणाल की दिनचर्या में दफ्तर की मसरूफियत धीरे धीरे शामिल होने लगी और आशा की जिंदगी में गहराते अकेलेपन की। बेटे तक पहुंचना नामुमकिन था और पति के फैसले की वजह से उपजी नाराजगी आशा को अपने पति से भी दूर कर रही थी। चुपचाप रहने लगी थी आशा। कभी सुहास की तस्वीरें देखती, कभी उसके कॉलेज की किताबें और कभी उसके मेज पे रखे चश्मे को। उसके कमरे की हर चीज को उन्होंने जस का तस रहने दिया था। ये शायद उनका अपना तरीका था अपने बेटे को अपने जहन में बनाए रखने का। मृणाल हर वो कोशिश करते जो आशा की मनोदशा बदलने के लिए उन्हें उचित लगती, मगर आशा की नाराजगी उनकी हर कोशिश को हरा देती। अपनी पत्नी को अंदर ही अंदर टूटता देखकर मृणाल ने एक आखिरी कोशिश करने की ठान ली थी और आज उनकी उसी कोशिश का इम्तिहान था। आशा की बेचैनी उनके व्यवहार में सुबह से ही साफ पढ़ी जा सकती थी। सच माने तो वो भी नहीं जानती थी कि इस अनजान चेहरे से मिलकर उन्हें कैसा और क्या लगने वाला था। कहीं न कहीं मृणाल के साथ साथ वो इस अनजान चेहरे को भी कोसती आई थी। दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनते ही आशा ने एक बार फिर वही दोहराया, नहीं मिलना है मुझे किसी से। ये कहते हुए आशा अपने कमरे में चली गई और कमरे में छोड़ गई वही उदासी का गुबार जिससे बाहर निकलना अब मृणाल और आशा दोनों के ही लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया था। आशा कमरे में जा चुकी थी। उनकी कही हर बात बाहर दरवाजे पर खड़ी साधना ने सुन ली थी, जो अपने पति और 2.5 साल की बेटी के साथ वहां थी। उन्हें देखकर मृणाल ने कहा, आइए प्लीज। मृणाल जानते थे कि वो लोग आशा की बात भी सुन चुके हैं, इसलिए अपनी पत्नी की ओर से माफी मांगते हुए बोले, आप लोग परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। उनको बैठने का इशारा करके मृणाल खुद ही कुछ पल के लिए साधना की आंखों में ठिठक कर देखते रह गए। अजब एहसास था, बेटे को खो देने और फिर खोकर दोबारा पा लेने जैसा। साधना मृणाल से बोली, आप उन्हें फोर्स मत करिए प्लीज, उनके लिए आसान नहीं है ये सब। मृणाल पशुपेश में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, ऐसा क्या कह दें कि आशा के लिए भी ये सहज हो जाए और वो इस बात को दिल से स्वीकार कर पाए। धीरे धीरे लिविंग रूम में भी सभी औपचारिक सी बातें खत्म हो रही थीं। कमरे में छाई चुप्पी बच्ची के रोने की आवाज से टूटी। बच्ची गाड़ी से बॉल ले आने की जिद कर रही थी। साधना ने अपने पति से बेटी को नीचे ले जाने का इशारा किया और उसके जाने के बाद मृणाल से पूछा, अगर आप ठीक समझें तो क्या मैं मैम से मिल सकती हूँ। मृणाल भी मन ही मन यही चाह रहे थे। वो भी साधना को ऊपर ही छोड़कर उसकी बेटी और पति के पास नीचे उतर गए। बहुत हिम्मत करके साधना आशा के कमरे की ओर बढ़ चली। धीमे से उसने कमरे का पर्दा हटाया तो एकदम से अंदर नहीं जा सकी और वहीं ठहर कर रह गई। कमरे के अंदर खिड़की के पास खड़ी आशा चुपचाप बाहर गुलमोहर के पेड़ की ओर तक रही थी। कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत, एकदम स्थिर। कमरे के मौन में घुले आशा के दुख और गुस्से को समझ पाना साधना के लिए मुश्किल नहीं था। वो जान रही थी कि आशा तक पहुंचने के लिए उसे उस कमरे में पसरे दुख को छूकर गुजरना ही पड़ेगा। वैसे आशा कमरे में साधना की आहट समझ चुकी थी। वो अपना सारा ध्यान साधना से हटा लेना चाहती थी और इसी कोशिश में न चाहते हुए भी उनका सारा ध्यान उस पर ही जा टिका था। साधना भी उस वक्त वहां रहना भी चाहती थी और वहां से चले भी जाना चाहती थी। ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें कैद 2 शख्स रिहा होने की तरकीब नहीं बूझ पा रहे थे। देर तक दरवाजे पर ही रुकी हुई साधना कमरे के अंदर चली आई और चुपचाप बेड के साथ ही पड़ी कुर्सी पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। कुछ देर वहीं खड़े रहते रहते साधना ने हल्के से खांसते हुए गला साफ किया, लेकिन आगे उसकी आवाज ने साथ ही नहीं दिया। वो कुछ बोल नहीं सकी। कमरे की नीरवता तोड़ने की एक बार फिर कोशिश करते हुए साधना बेड के साइड टेबल पर रखी किताब उठाने लगी तो आशा की आवाज कानों में पड़ी, सुहास की है, रहने दो। साधना के हाथ किताब को छूकर वापस लौट आए। आशा अब दीवार में टंगी सुहास की तस्वीरों की ओर देख रही थी। साधना की ओर देखे बगैर ही धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, सब कुछ
अच्छे से देख पाती हो कि तुम तो। उस वक्त साधना की आंखों में बंधे अपराध बोध को पढ़ पाना कठिन नहीं था। साधना चुपचाप ही रही। कहने को बहुत था, लेकिन लफ्ज और हिम्मत दोनों ही कम पड़ रहे थे। यहाँ आने के पहले कितनी बार मन ही मन सोच कर देखा था इस मुलाकात को, लेकिन जिंदगी में हर बात की रिहर्सल कहाँ कर सकते हैं आप। उस समय वहां जो भी घट रहा था उस सब को साधना शायद फास्ट फॉरवर्ड में जी लेना चाहती थी। और आशा उस हर बीतते हुए पल को थामे रखना चाहती थी। धीमे कदमों से साधना कमरे की उस दीवार की ओर बढ़ चली जहां सुहास की तस्वीरों का कोलाज टंगा था। किसी तस्वीर में वो घुटनों के बल चल रहा था तो किसी में बगैर दांतों वाली मुस्कुराहट थी। छोटा रहा होगा ना इस वक्त? साधना ने पूछा। 6 महीने का। इसी कमरे की है ये फोटो। उम्मीद से हटकर आशा साधना को जवाब दे चुकी थी। और मैं तो अपनी बेटी को इतने छुटपन में देख ही नहीं पाई कभी। साधना के मुंह से बरबस निकल गया। एक दूसरे के मन की थाह लेते हुए दोनों माँओं की आंखें चार हुई। आशा की नजरों का स्पर्श पाकर साधना को जैसे हिम्मत सी मिल गई और वो कहने लगी, 1.5 साल तक कभी तो उसकी पायलों से उसको सुना, तो कभी उसके आवाज करने वाले खिलौनों से। ये कहते हुए साधना का गला रुंध गया, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाकर उसने आगे बोलना शुरू किया। पिछले 10 महीनों में मैं अपनी बेटी के साथ जैसे हर एक पल को 100 बार जी रही हूँ। उसकी बेहतर परवरिश कर पा रही हूँ क्योंकि उसको देख पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके पास आना मेरा फर्ज भी था और सुहास का हक भी। आशा एकटक उस चेहरे को देख रही थी जिसे न देखने की जिद वो पिछले 10 महीनों से किए बैठी थी। वो चेहरा जो अब एक छोटी सी बच्ची की माँ का था। वो चेहरा जिसमें उनका अपना बच्चा भी था। साधना को देखते देखते रोने लगी थी आशा। धीरे धीरे ही सही उन आंसुओं में आशा की नाराजगी भी धुल रही थी। कमरे की शांति एक बार फिर टूटी उस बच्ची की आवाज पर जो बॉल लेकर दौड़ती हुई आई और साधना के पैरों से लिपट कर बोली, मम्मा। बच्ची की आवाज पर हामी भरते हुए साधना ने कहा, हाँ मम्मा, मैं आपकी मम्मा और ये मेरी मम्मा। और ये कहकर 4 कदम चलकर वो आशा से लिपट गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।